Okay, so in last class what we discussed about the public company, right? Public company के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. पब्लिक कंपनी जो है उसके सफिक्स क्या होती है, लिमिटेड होती है. एंड आज जो है हम उसके फीचर्स को कंप्लीट करेंगे. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को मैंने कुछ फीचर्स कराए थे. कौन कौन से फीचर्स थे पब्लिक कंपनी के? लिमिटेड लायबिलिटी एंड डायरेक्टर्स. यहाँ पर जो आपके डायरेक्टर्स होंगे वो कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम के बारे में नहीं बताया गया है. 3 होने चाहिए आपके मिनिमम डायरेक्टर्स. ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कितने होने चाहिए इसमें? नंबर ऑफ मेंबर फॉर पब्लिक कंपनी 7 मिनिमम 7 है और अनलिमिटेड है. ठीक है, मिनिमम 7. पब्लिक कंपनी में आपके जो मेंबर्स होंगे दैट इज मिनिमम 7. डायरेक्टर्स भी पहले 7 थे लेकिन नाउ अब कितने डायरेक्टर्स हैं? 3. चलिए अब हम शुरू करते हैं. सेकंड लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आप. लिमिटेड लायबिलिटी डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू 2013? 3. लिमिट लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड लायबिलिटी होगी. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि आपका जो भी लायबिलिटी है, जो भी आपका लायबिलिटी है दैट इज लिमिटेड टू द शेयर्स. यानी कि अगर किसी ने 500 रुपए का शेयर लिया है तो सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए जो है उसकी लायबिलिटी होगी. यानी मैंने 5000 रुपए का शेयर ले लिया किसी XYZ लिमिटेड का, तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपया मेरे डूब सकते हैं, लॉस हो सकता है. लेकिन अगर इस कंपनी के डूबने पे 15 करोड़ का अगर लॉस है तो इस 15 करोड़ को मैं मैनेज करने का काम नहीं करूंगी, मैं इसके लिए पैसे नहीं दूंगी, लेकिन ये जो 5000 रुपया होगा उसके लिए मैं लायबल रहूंगी. सो द लायबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द शेयर वी हैव बेसिकली. यानी अगर मेंबर्स तो सारे होते, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के मेंबर्स होते हैं. तो सिर्फ इतना ही हमारा क्या होगा? लायबिलिटी होगा. नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल. तो पेड अप कैपिटल मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 लाख. प्राइवेट में कितना है? प्राइवेट में मैम 1 लाख से उसमें है नहीं. उसमें पहले 1 लाख था लेकिन 2015 के अमेंडमेंट के बाद वो प्राइवेट कंपनी का वो रूल हट गया है. क्या चीज का? लिमिटेड पेड अप कैपिटल का. मिनिमम बोल सकते हैं पेड अप कैपिटल. नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस नेक्स्ट फीचर इज प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट फीचर इज प्रोस्पेक्टस. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. कैमरा टर्न ऑन करो सब कोई. एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस? अच्छा, आप लोग में से बहुत सारे जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या पहले से भी बहुत आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में किसी ने लिया होगा, तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमें वहां से प्रोस्पेक्टस मिला. What is the role of the prospectus for the public company? That it is basically बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क आपको दिखाएगा कि यहाँ कंपनी क्या है, कंपनी कब स्टैब्लिश हुआ, कब शुरू हुआ, कितना उसका लास्ट ईयर फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, अभी कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं, कितने रुपए शेयर जो है वो कब से इश्यू होगा, यानी आईपीओ कब से जारी होगा. जैसे बहुत सारी कंपनी का आईपीओ भी जारी हुआ है, जैसे निपॉन वगैरह का भी ये सब का हुआ. हाँ, तो हाँ जोमेटो का भी आईपीओ. तो हाँ, तो इन शॉर्ट नाउ द क्वेश्चन इज लाइक प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक आइडिया देगा आपको कि कंपनी कैसा है. ठीक है, कब उसका मतलब इंफॉर्मेशन के लिए द प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड. तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इसलिए जारी करती है बिकॉज वो शेयर मार्केट में लाती है. ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन पब्लिक कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस जारी करती है, लाती है, ताकि उसी से आप आइडिया ले सको, इवैल्यूएट कर सको कि जो कंपनी होगी, आपकी जो कंपनी है वो क्या है, कब शुरू हुई, क्या सिचुएशन है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, अभी कुछ नया जो भी आया कि नई कंपनी है तो नई कंपनी पे तो ऑब्वियसली सब कुछ उसमें बताया जाएगा कि क्या रीजन है, कंपनी क्या चीज पे काम करती है, आगे बढ़ने का ग्रोथ. मतलब एक प्रोस्पेक्टस एक तरीके का पूरा इंफॉर्मेशन का आपका क्या है, इंफॉर्मेशन का एक बोल सकते हैं सोर्स होगा कंपनी के लिए. इंफॉर्मेशन, कंपनी का इंफॉर्मेशन का सोर्स लोगों के लिए, पब्लिक के लिए. आगे बस समझ में प्रोस्पेक्टस क्या है, इसको लिख लो. देखो प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में लिखो अ प्रोस्पेक्टस इज अ
comprehensive statement. A prospectus is a comprehensive statement of the affairs of the company. A prospectus is a comprehensive statement of the affairs of the company issued by a public limited company for its public. बेसिकली प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो इनवाइट करता है सब्सक्राइबर को, शेयर होल्डर जो बनना चाहते हैं उनको बेसिकली सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इनवाइट करने का तरीका है प्रोस्पेक्टस, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका है प्रोस्पेक्टस। क्लियर हो गई बात? तो पब्लिक जो है आप पे कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएगी, आपकी कंपनी का शेयर कैसे लेगी? तो प्रोस्पेक्टस इज समथिंग फॉर दैट, मतलब प्रोस्पेक्टस इज फॉर इन्फ्लुएंसिंग, प्रोस्पेक्टस इज फॉर इनवाइटिंग द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी, राइट? क्लियर हो गई बात? तो आगे लिखिए, पब्लिक या फिर पब्लिक लिमिटेड लिखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज यूज प्रोस्पेक्टस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी यूज प्रोस्पेक्टस public limited company use prospectus for inviting the public to subscribe to their shares, यानी उनके कंपनी का शेयर्स को लेने के लिए, खरीदने के लिए बेसिकली क्या करता है कंपनी, प्रोस्पेक्टस इशू करता है और इनवाइट करता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करता है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? डन? क्योंकि पब्लिक से तो कुछ पब्लिक कॉन्फिडेंस की जरूरत तो नहीं है ना फिलहाल उनको शेयर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज फीचर में लिखी नेम, NAME, नेम। पहला था डायरेक्टर्स, दूसरा था अनलिमिटेड लायबिलिटी, तीसरा था पेड अप कैपिटल, चौथा है आपका प्रोस्पेक्टस, पांचवा नेम। इसमें लिखिए इट इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। देखो मैं हमेशा एक टर्म यूज कर रही हूँ, अंडर 2013 एक्ट, तो समझ जाइए सारे के सारे जो चीजें वो सब 2013 के हिसाब से। क्लियर हो गई बात? ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कंपनी लॉ चेंज हुआ है 2013 में, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम जो है वो 1956 ना लिखकर क्या लिखते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। लेकिन अगर देखो एग्जाम में ऐसा मैंने नेम में लिखिए it is a compulsory requirement under the Companies Act 2013 for all public companies to add the word it is a compulsory requirement under the Companies Act 2013 for all public companies to add the word limited। जो मैंने बताया है बस वही चीज है, लेकिन लिख लो फिर भी, limited after their name। It is a compulsory requirement under the Companies Act 2013 for all public companies to add the word limited after their name। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगा सकती है? नो मैम, लगा सकती है।
अगर कोई कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो प्राइवेट और लिमिटेड लगा सकती है? रजिस्टर्ड नहीं है तो प्राइवेट लिमिटेड तो लगाता है। अगर कोई भी कंपनी आपकी है, अगर आप उसको सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कंपनी बनाना चाहते हो तो बिना रजिस्ट्रेशन के यू कांट यूज प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड यूज कर लिया और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो दैट इज अ इलीगल थिंग, इलीगल। समझ में आई बात? यानी कभी भी कोई भी कंपनी जो होता है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन दे नेवर यूज लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, एंड एवरी कंपनी नीड टू बी रजिस्टर्ड because the company can be created only by the law, that can create only by the law। ठीक है, चलिए आगे आगे समझ में बात। नेक्स्ट, अब कुछ लिखिए एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ये कुछ फीचर्स थे, 4-5 फीचर्स हो गए। अब एडवांटेजेस लिख लीजिए, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कंपनी। एडवांटेजेस क्या है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के क्या एडवांटेजेस है? तो सबसे पहला एडवांटेज किस चीज में होगा मनीष? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे लिखिए मोर कैपिटल। मोर कैपिटल, मोर कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप सब्सक्राइब करवा सकते हो शेयर, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा आपके पास? कैपिटल, पैसे आएंगे। पैसे की दिक्कत खत्म नहीं होगी ज्यादा। तो लिखिए मोर कैपिटल में लिखिए shares are offered to the general public at large. Shares are offered to the general public at large. Anyone can invest in public limited company. Shares are offered to the general public at large. Anyone can invest in public limited company. तो कहीं ना कहीं it improves the company situation, financial stability और financial वाली problem तो public company को नहीं आई। So this is a benefit और हो सकता है advantage of the public limited company। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि प्रत्येक को पैसा चाहिए फॉर एग्जांपल, so he will get the, मैं नॉर्मल बता दूं, he will ask 10 people, तो सब 10 लोग इसको 500 रुपए दे देंगे, कितना हो जाएगा? 5,000, 5,000 इसके पास आ गया। अब इसको किसी ने पैसा नहीं दिया और इसको खुद से जनरेट करना पैसा, तो दैट इज मोर डिफिकल्ट और 5,000 गेटिंग दैट वे दैट इज मोर इजी। कौन ज्यादा डिफिकल्ट होगा? जनरेट करना ज्यादा होगा क्योंकि पैसे की दिक्कत है। हाँ 10 लोग तुम्हें दे दिया, ठीक है, रिस्क इज ऑल्सो देयर, रिस्क भी है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं आपका कैपिटल की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, तो वही चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट एडवांटेज में मोर अटेंशन। हाँ सेकंड पॉइंट, क्योंकि जो आपका शेयर जो है इश्यू होता है सब्सक्राइब करने के लिए, तो ऑब्वियस है कि वो कंपनी कहीं ना कहीं एक एथिकल वे में रजिस्टर्ड है, तो प्रूफ है लोगों के पास भी कि भाई ये कंपनी धोखा नहीं दे सकती, है ना। लिमिटेड कंपनी एनएससी में है, बीएससी में है, लिस्टेड है, तो ऐसे केस में जो पर्सन है उसका ज्यादा कॉन्फिडेंस पब्लिक कंपनी की तरफ रहेगा, तो ज्यादा अटेंशन पब्लिक का कौन गेन कर सकता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट। तो इसमें लिखिए प्राइवेट रजिस्टर्ड होता है लेकिन लिस्टेड नहीं हो सकता। लिस्टेड का मतलब पता है क्या होता है? लिस्टेड का मतलब जब आप अपने स्टॉक शेयर्स मार्केट में लेकर आते हो तो ऐसे कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में पहले रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्टर जो होगा वो कंपनी लॉ के अंडर में तो प्राइवेट भी होगा पब्लिक भी होगा, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक कंपनी लेकर आ रही है शेयर तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, तो वहां हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए जितने भी बैंक्स वगैरह होते हैं सबके शेयर्स आते हैं कि नहीं? लिखिए मोर अटेंशन में लिखिए being listed on a stock market ensures
ensures that mutual funds and other funds and traders, mutual funds, other funds and traders take note of business of the company being listed on a stock market, ensure that mutual fund, other funds, traders take note of the business of the company, आगे लिखिए, this may result in better business opportunities for the public limited company. एक तो पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस बेटर मिल रहा है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह पता है क्या होता है, एसआईपी पता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये जितने भी फंड्स वगैरह जो हैं ये सब वही जारी करते हैं जिनका शेयर्स मार्केट में सब्सक्राइब किया जाता है। तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी को यहाँ पर कौन सपोर्ट कर रहा है, ट्रेडर्स भी हैं, मिडलमैन भी हैं, फिर आपके बैंक्स भी हैं, तो इन सब को जैसे ज्यादा अटेंशन कौन गेन करता है, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट लिखिए, स्प्रेडिंग रिस्क। अच्छा, मतलब रिस्क का मतलब या स्प्रेडिंग रिस्क का मतलब क्या है, स्प्रेड करना, स्प्रेड फैलाना, स्प्रेडिंग रिस्क। एक होता है कंसंट्रेटेड रिस्क इज समथिंग जहां पर कंपनी को अगर 5 लाख का लॉस है तो यहाँ पर 2 ही लोग इसको भरपाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं तो रिस्क क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। 5,000 रुपए, 4,000, 2,000, 10,000, 4 लाख, 5 लाख, एक तरीके से जितना शेयर लिया वो स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखिए स्प्रेडिंग रिस्क में, since the shares are sold to the public, at large, the unsystematic risk of the market is spread out. Since the shares are sold to the public at large, the unsystematic risk of the market is spread out. यानी कि वही जो रिस्क है आपका कंसंट्रेटेड से वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में, है ना। क्लियर हो गई बात। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज, ये सारे हम लोग एडवांटेजेस करें, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपके बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे, देखो हर चीज का बेनिफिट ना यहाँ शेयर से, एक्स्ट्रा कैपिटल से ही है, क्योंकि कैपिटल आपके लिए रेज करना इजी है। जैसे मान लो कि अभी एक कंपनी आई, ठीक है, अब जैसे रिलायंस है, पहले रिलायंस की कंपनी का क्या था आपका, नेट रिलायंस स्मार्ट था, याद है, रिलायंस स्मार्टफोन चलता था पहले, ठीक है, रिलायंस स्मार्ट पहले नेटवर्क था, बाद में बहुत सारे, अभी देखो जियो है, उसका टेलीविजन चलता है रिलायंस का, रिटेल सेक्टर है रिलायंस का, है ना, ऑनलाइन सेक्टर है, आजियो इज द पार्ट ऑफ रिलायंस, है ना। So what I want to say that if we have limited company, we can easily expand our business. And how we can expand it? Like if अगर कोई एक कंपनी मेरी है X और इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए, बहुत सारे आपके शेयर होल्डर्स हो गए, तो कल यही X जो अगर कोई Y कंपनी को शुरू करेगा, अगर यही X अगर कोई Y कंपनी को शुरू करेगा तो यही सारे में से बहुत सारे शेयर होल्डर Y के भी शेयर्स को ले लेंगे, अगर ये ज्यादातर प्रॉफिट में रहा है तो। आई बात समझ में। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा पब्लिक और शेयर होल्डर्स का, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी का एक कंपनी का शेयर लिया हुआ है, सो दे कैन इजीली एबल टू बेसिकली टेक द शेयर ऑफ दिस एज वेल। ठीक है, सो मोर एक्सपेंशन के चांसेस इसमें है आपके लिमिटेड कंपनी में।
ठीक है, ड्यू टू द लेस रिस्क द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोइंग एक्सपैंडिंग द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द न्यू प्रोजेक्ट इज वेरी इजी फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आई गेस समझ आ गया होगा। समझ में आ गया है? लिखना चाहते हो? नहीं, चलिए आगे लिखिए। रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी को क्यों और मतलब कैसे पड़ती है? रिक्वायरमेंट्स क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? पब्लिक कंपनी को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन? एंड रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीजें उनको फुलफिल करनी पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि ये वाला जो पॉइंट था इससे पहले आपका एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज क्लियर हो गया ना? दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द शेयर्स, कैपिटल, प्रीवियस एक्सपीरियंस, है ना? चलिए, growth and expansion opportunities, growth and expansion opportunities लिखवाना है। ड्यू टू लेस रिस्क, लेस इसी में लिखवा रही हूँ, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी। ड्यू टू लेस रिस्क there is a perfect opportunity. Due to less risk there is a perfect opportunity for growing and expanding the business, by investing in new projects from the money raised through shares। यानी शेयर्स के थ्रू पैसों से हम इजीली एक्सपैंड भी कर सकते हैं बिजनेस, और जो भी बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए हम इजीली सब शेयर भी निकाल सकते हैं, मतलब शेयर्स भी सब्सक्राइब करने के लिए इशू कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब ये आपके सारे एडवांटेजेस हो गए। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है रजिस्ट्रेशन की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है देखिए। यहाँ पर कुछ रूल्स है, सुन लो इसको, जरूरी नहीं है हर चीज को लिखना, बस सुन लो। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जरूरत है। सो यहाँ पर 2013 जो एक्ट है उसने कुछ प्रेस्क्राइब किया है चीजों को कि भाई लिमिटेड कंपनी के लिए ये सारी चीजें होना कंपलसरी है, तभी जाके आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, कम से कम मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होने जरूरी है, यानी 7 मेंबर होने जरूरी है। पहले कंपनी जब आप शुरू करोगे तो जरूरी नहीं कि आप पब्लिक से पैसा लो, 7 मेंबर खुद से अपना पैसा लगा के शुरू करो कंपनी। ठीक है, तो मिनिमम 7 मिनिमम होल्डर्स होने चाहिए, शेयर होल्डर्स। 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, शेयर कैपिटल 5 लाख का होना चाहिए, और हर एक डायरेक्टर के पास DSC होना चाहिए। DSC का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो शॉर्टकट में लिख लो कि what are the requirements for registering the company in public limited company? What are the requirements for registration of public limited company? बस ये लिख लो, requirements for registration of public limited company लिख लिए। उसमें बस छोटा छोटा लिखो, एकदम छोटा छोटा पॉइंट ऐसे। मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, 5 लाख शेयर कैपिटल। क्लियर हो गई बात? अब चौथा पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, डिजिटल 5 लाख शेयर कैपिटल। फोर्थ पॉइंट लिखो DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हर एक डायरेक्टर के पास डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट, यानी कि वो कहीं पर भी डिजिटली साइन कर सकते। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ऑनलाइन साइन करना, डिजिटल ऑनलाइन साइन करना। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो सिग्नेचर का कोई PDF लगाते हो, अगर यस लास्ट बेंच, जैसे अगर आपने कभी फॉर्म जमा करते हो तो वहां से आपसे क्या मांगते हैं, वो फोटो मांगते हैं ना साइन का,
फिर उसको आपके फॉर्म में लगा देते हैं, तो वो कन्वर्ट कर देते हैं आपके सिग्नेचर को, है ना, डिजिटल में। डिजिटल सिग्नेचर इज द वे बाय, मतलब हम ऑनलाइन ही साइन करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो हर एक डायरेक्टर जो है ना, हर एक डायरेक्टर के पास डीएससी का सर्टिफिकेट यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो लिखिए इसमें, इसको अच्छे से लिख लो, फोर्थ वाला पॉइंट लिखो अच्छे से। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी कि 3 में से एक के पास, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर, यानी 3 में से एक के पास होना चाहिए, ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स इज नीडेड while submitting while submitting self attested copies of while submitting self attested का मतलब खुद से डॉक्यूमेंट पे साइन करना, जैसे आप अपने 10th क्लास में खुद से साइन करके सेल्फ अटेस्ट करते हो। So while submitting self-attested copies of identity and address proof, digital signature certificate of one of the directors is needed while submitting self-attested copies of identity and address proof, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी अगर डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर है ना, अब ये 3 डायरेक्टर जो होंगे इनको देना पड़ता है अपना आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, और एड्रेस प्रूफ। कई बार आइडेंटिटी प्रूफ में एड्रेस प्रूफ होता है, जैसे आधार कार्ड। तो ऐसे केस में इनके साथ साथ एक सेल्फ डीएससी का एक सर्टिफिकेट भी इसमें लगाना पड़ेगा। ये दोनों के साथ साथ उसको भी आपको अटैच करके देना पड़ेगा कि भाई एक 3 में से एक के पास कम से कम डीएससी होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आगे बात समझ में? 3 में से तीनों की जरूरी नहीं, एक का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखो, नेक्स्ट एन एप्लीकेशन, अब ये हो गया ना, अब नेक्स्ट लिखो डायरेक्टर्स ऑफ द proposed company, directors, ये डिजिटल सिग्नेचर वाला हो गया। चौथा पॉइंट, 5वां लिखो, डायरेक्टर्स ऑफ द proposed company will need a DIN, अब लिखो फिर से इसको, डायरेक्टर्स ऑफ द proposed company will needed a DIN। अब DIN पता है क्या होता है? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक तो डीएससी चाहिए यानी डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसके अलावा जो डायरेक्टर होना चाहिए वो रजिस्टर्ड डायरेक्टर होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी उनके पास होना चाहिए। कई बार बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास डीआईएन अगर नहीं होता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन पहले करवाओ, पहले डीआईएन लो, उसके बाद फिर आप कंपनी को रजिस्टर कराओ। आई बात समझ में? बहुत सारे के पास डीएससी नहीं होता है, तो ऐसे केस में डीएससी के लिए भी पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, पहले डीएससी लो फिर कंपनी को रजिस्टर कराओ। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, an application is required to be made for the selection for the selection of the name of the company. An application is required to be made for the selection of the name of the company.
यानी कंपनी का नाम रखने के लिए एक आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है, और ऑनलाइन में इसको कहते हैं रन। रन मतलब भाग जाना नहीं, रन RUN। तो ऑनलाइन में एमसी का साइट मिला था ना, तो वहां रन अब आने लगा है। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ नॉर्मल वे पढ़ रहे हैं कि कैसे करवाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ऐसे केस में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नाम के लिए अलग से भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो एप्लीकेशन भी भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी आप कंपनी क्यों शुरू कर रहे हो, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज की कंपनी, ये सारी चीजों को भी आपको एक जगह पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां से कितने पॉइंट्स लिखवाए मैंने रजिस्ट्रेशन में? अभी लगभग 12-13 पॉइंट्स हैं इसमें, तो अभी आधा मैंने कराया है, जो हाफ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। एक और चीज, किसी को यहां तक में कोई डाउट है? What are the head out? बोलो। एक तीन में से किसी एक के पास हो सकता है, यानी मिनिमम किसी एक के पास DSC होना ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि तीनों में से किसी के पास नहीं तो चल जाएगा, कम से कम एक के पास होना चाहिए। अगर तीनों के पास है तो भी बेटर है, लेकिन अगर एक के पास भी होगा तो काम चलता है, ठीक है। सो लिमिटेशन समझ में आ गया, ये एडवांटेज समझ में आ गया पब्लिक लिमिटेड का, फीचर समझ में आ गया, और ये सारा था रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। Anyone have any doubt? Online class and offline class? Raise your hand. Anyone have any doubt? समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से? क्लियर है? यहाँ जा रहा है? ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में ऑन सैटरडे, ठीक है। जैसे ही कंपनी खत्म होगा वैसे ही हम लोग करेंगे MCQs, और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ, देखते हैं अगर बीच में एग्जाम है, आफ्टर एग्जाम फिर कुछ इंटरनल कुछ असेसमेंट मार्क्यू वगैरह कुछ लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके।